उसी के 4-5 दिन बाद किम्पम्मा एक और मर्डर कर देती है जिसका नाम एलिजाबेथ था और वो 57 ईयर्स की थी। फिर किसी ने उसे बोला कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, अब तो तुम्हारी भगवान ही मदद कर सकते हैं। लेकिन पुलिस के पास ये बात पहुंच नहीं रही थी। पुलिस एक्टिव होती है और बस स्टैंड पर पहुंचती है और वहां से किम्पम्मा को गिरफ्तार कर लेती है। हम लोग भगवान पर बहुत भरोसा करते हैं और जब हम किसी बुरे वक्त में होते हैं तभी उन्हें याद करते हैं और उस टाइम पर हम बहुत कमजोर और लाचार फील करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई इस लाचारी या कमजोरी का फायदा उठा ले? तो आज की स्टोरी इसी पर बेस्ड है। कैसे एक औरत ने उनके बुरे वक्त का फायदा उठाया और उन सबको मौत के घाट उतार दिया। मल्लिका साइनाइड कर्नाटक की पहली महिला थी जिसे कोर्ट ने मौत की सजा दी थी। उसे मौत की सजा 6 कत्ल के जुर्म में दी गई थी। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि मल्लिका ने 20 से ज्यादा मर्डर करे हैं, लेकिन उनका कोई प्रूफ ही नहीं या उनके पेरेंट्स ने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई है, तो उसकी कोई जांच नहीं हुई है। मल्लिका साइनाइड की एक खास बात थी, वो मजबूर लोगों को अपना शिकार बनाती थी। अब कैसे बनाती थी वो मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा। तो ये स्टोरी है कर्नाटक की जहां मल्लिका का जन्म हुआ था। उसका रियल नेम किम्पम्मा था, लेकिन लोग उसे मल्लिका साइनाइड नाम से जानते थे। अब जिसे साइनाइड नहीं पता मैं उसे बता दूं, ये एक कलरलेस पॉइजन है जिससे कोई इंसान या जानवर पी ले तो उसकी डेथ हो जाती है। किम्पम्मा एक गरीब परिवार से थी, लेकिन वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी एक टेलर से करवा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके आगे जाके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन किम्पम्मा जैसी जिंदगी जीना चाहती थी वो ऐसी नहीं जी पा रही थी। उसके पति की इनकम कुछ ज्यादा नहीं थी, जिससे किम्पम्मा की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उसने किसी तरह अपने पति को मनाया और वहीं पर एक छोटा चीट फंड का बिजनेस खोलने की बात करी। उसके पति को किम्पम्मा की ख्वाहिशों के बारे में पता था, इसलिए उसे किम्पम्मा के आगे झुकना पड़ा और बिजनेस के लिए हाँ करनी पड़ी। किम्पम्मा और उसके पति ने अपना सारा पैसा उस बिजनेस में लगाया था। अनफॉर्चुनेटली वो सारा पैसा डूब जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद उसके और उसके पति के बीच में दरारें आने लगती हैं और किम्पम्मा सोचती है मेरी जिंदगी इसके साथ ऐसी गरीबी में निकल जाएगी। तो वो एक बड़ा फैसला करती है कि वो अपने पति, परिवार और अपने 3 बच्चों को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। और वो ऐसा ही करती है क्योंकि उसे जो ऐशो आराम, ढेर सारे पैसे चाहिए थे वो उसे सिर्फ शहरों में ही मिल सकते थे। किम्पम्मा अपनी फैमिली और अपने पति को छोड़कर चली जाती है और किसी को नहीं पता होता वो कहाँ गई है। काफी टाइम बीत जाता है। किम्पम्मा ना अपने घर वालों को फोन करती है और ना ही उसके घर वाले उसका हालचाल पूछते हैं। वो घर छोड़कर बेंगलोर चली गई थी और बेंगलोर में ही मेड का काम करने लगी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद वो मेड का काम करते करते बोर हो गई थी और उसे और पैसे कमाने थे। तो वो मेड की जॉब छोड़कर एक ज्वेलर के पास लग जाती है काम के लिए और ज्वेलर्स के साथ काम करते करते उसे पैसों का लालच आने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था अगर ये सारे पैसे मेरे पास हो तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और एक दिन वो सोने और पैसे की लालच में आकर वहाँ पर चोरी कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और उस जुर्म के लिए उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल देती है। अब 6 महीने बाद जब वो जेल से आती है तो उसके सर पर एक चोरी का ठप्पा लग चुका था, जिसकी वजह से उसे कोई काम धंधा नहीं दे रहा था। वो इधर उधर भटकती रही। कुछ दिन उसने किसी मंदिर में निकाले और कुछ दिन धर्मशाला में अपनी रातें गुजारी। किम्पम्मा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वहाँ के आसपास के मंदिरों में रहना शुरू कर देती है। फिर उसने औरतों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया जो मंदिर में आया करती थी और उसने डिसाइड किया कि वो उन्हीं औरतों का शिकार करेगी जो बेबस हैं, कमजोर हैं, जो मंदिरों में अपनी विशेष को पूरी करने के लिए चक्कर काटती है। किम्पम्मा की नजरों में एक ऐसी औरत को फंसाना बहुत ही आसान था जो बहुत कमजोर हो या किसी बैड सिचुएशन से गुजर रही हो। उसने अपना पहला मर्डर 19 अक्टूबर 1999 में बेंगलोर में एक जगह है होशकोटे, वहाँ पर करा था। ममता राजन की शादी को 3-4 साल हो गए थे और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और वो उसके लिए मन्नत मांगने मंदिर जाया करती थी। किम्पम्मा उसे नोटिस करती थी और उसकी कमजोरी का पता लगाती थी और एक दिन किम्पम्मा की उससे मुलाकात हो जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हारी मन्नत पूरी होगी, बस इसके लिए कोई खास पूजा करनी पड़ेगी। किम्पम्मा ज्यादातर मंदिरों में ही रहा करती थी, जिसकी वजह से उसे पूजा वगैरह ये सब भी करना आ गया था। फिर किम्पम्मा ने उसे बोला कि इस पूजा के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट हैं, वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। तो ममता राजन ने पूछा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसने बताया कि तुम्हें नए कपड़े में आना होगा और जितने भी सोने या जेवर हैं तुम्हारे पास वो सारे पहनकर आना होगा। उसके बाद तुम्हारी एक स्पेशल पूजा होगी जिसके बाद तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। अब ममता
ममता राजन बच्चे की चाहत में इतना डूब गई थी कि उसने उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मान ली थी और 19 अक्टूबर 1999 को वो सज धज कर किम्पम्मा के दिए गए एड्रेस पर आ जाती है। किम्पम्मा ने जस्ट ऐसी दिखाने के लिए कुछ पूजा वगैरह करी ताकि ऐसा लगे कि वो रियल है बिल्कुल, और उसके बाद उसने एक लोटे में उसे पानी दिया जिसमें पोटेशियम साइनाइड मिलाया हुआ था और उसको पिला देती है। पानी को पीने के बाद ममता राजन की मौत हो जाती है और किम्पम्मा सारे गहने और पैसे लेकर भाग जाती है। उसी के 4-5 दिन बाद किम्पम्मा एक और मर्डर कर देती है जिसका नाम एलिजाबेथ था और वो 57 इयर्स की थी। एलिजाबेथ की भी एक प्रॉब्लम थी, वो अपनी पोती को ढूंढ रही थी जो 3-4 साल की थी और वो अपने घर से गायब हो गई थी। एलिजाबेथ ने अपनी पोती को काफी ढूंढा और पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। फिर किसी ने उसे बोला कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, अब तो तुम्हारी भगवान ही मदद कर सकते हैं। तो एलिजाबेथ मंदिर जाने लगी और वहाँ पर उसे किम्पम्मा मिलती है। अब किम्पम्मा उसे नोटिस करती है और उसकी प्रॉब्लम का पता लगाती है। अब उसकी कमजोरी का पता लगाने के बाद किम्पम्मा उससे बात करने की ट्राई करती है और उसे भी वही चीज बोलती है जो वो ममता राजन को बोलती थी। एलिजाबेथ को भी वो अपने जाल में फंसा लेती है और मंदिर के आसपास बुलाती है और पूजा करने का नाटक करती है। एलिजाबेथ को भी पूजा के नाम पर पानी वाले लोटे में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर पिला देती है और उसके सारे गहने और पैसे लेकर भाग जाती है। उसके बाद किम्पम्मा की जो थर्ड विक्टिम थी उसका नाम यशोधर्मा था जो 60 साल की थी और उसे भी उसने वहीं मंदिर के पास ही मारा था। यशोधर्मा चाहती थी कि उसके बेटे की जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। उसी के लिए उसने मनोकामनाएं रखी थी और मंदिरों के चक्कर काट रही थी और मंदिर में उसे किम्पम्मा मिलती है और उसके साथ भी वो वही करती है जो बाकी दोनों के साथ करा था, पूजा के नाम पे पोटेशियम साइनाइड पिलाकर उनके गहने और पैसे लेकर भाग जाना। फोर्थ विक्टिम थी जो किम्पम्मा की, उसका नाम मुनियम्मा था और वो भी 60 साल की थी और उसे अस्थमा की बीमारी थी। वो चाहती थी कि उसकी अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाए, इसलिए वो मंदिरों के चक्कर काट रही थी। पता नहीं लोग उस टाइम पे डॉक्टर्स पे विश्वास क्यों नहीं करते थे। बेंगलोर के एक मंदिर में इसे किम्पम्मा मिलती है और उसने बोला कि एक खास पूजा करनी पड़ेगी जिसके लिए तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी और पूजा के बाद तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मुनियम्मा को भी साड़ी और गहने में बुलाती है और पोटेशियम साइनाइड पिलाकर उसको भी मार देती है और उसके गहने और पैसे लेकर भाग जाती है। किम्पम्मा की जो फिफ्थ विक्टिम थी उसका नाम पिलियम्मा था और उसकी उम्र भी 60 साल थी। पिलियम्मा को किम्पम्मा ने वैद्यनाथपुरा में एक मंदिर है उसी के पास मारा था। पिलियम्मा की भी कुछ दिक्कतें थी जिसके दौरान वो मंदिरों के चक्कर काट रही थी और उसी टाइम वो किम्पम्मा से मिलती है और अपनी जान गवा बैठती है। सिक्स्थ विक्टिम थी किम्पम्मा की नागावेनी जो 30 साल की थी और वो भी माँ नहीं बन पा रही थी। शादी को 7 साल हो चुके थे लेकिन वो माँ नहीं बन पा रही थी, तो इस चक्कर में वो मंदिर जाती थी और वहीं पर उसे किम्पम्मा मिलती है और उसके जाल में फंसती है और वो भी अपनी जान गवा बैठती है। 6 के 6 कत्ल पोटेशियम साइनाइड से होते हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन पुलिस के पास ये बात पहुंच नहीं रही थी। इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि जितने भी मर्डर हुए थे उन्हें आपस में लिंक करके नहीं देखा गया था। लिंक नहीं करने का एक रीजन ये भी था कि सारे मर्डर अलग अलग जगह और अलग अलग डायरेक्शन में हुए थे, तो पुलिस वाले अलग अलग पुलिस स्टेशन का केस मानकर उस फाइल को वहीं बंद कर देते थे। और फाइल बंद करने का एक रीजन ये भी था कि वो सारे गरीब परिवार से थे जिनका मर्डर हुआ था। ये सारे कत्ल पुलिस की फाइलों में ही दबे रह गए और किसी ने भी इन मर्डर की कड़ियों को जोड़कर नहीं देखा। यहाँ तक ठीक था, लेकिन 2006 में एक महिला थी कोल्हान डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम रेणुका था। रेणुका के बारे में सिर्फ इतना पता है कि उसका मर्डर किम्पम्मा ने करा था। रेणुका का पति दुबई में जॉब करता था और रेणुका यहाँ मंदिर आया करती थी और उसी दौरान उसकी किम्पम्मा से दोस्ती हो जाती है। तो रेणुका ने अपनी कुछ परेशानियां किम्पम्मा को बताई और किम्पम्मा ने बोला कि ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, एक स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी। और एक दिन अचानक रेणुका गायब हो जाती है और कभी नहीं मिलती है। उसके पति को ये बात पता चलती है तो वो वापस इंडिया आता है और पुलिस कंप्लेंट लिखवाता है और अपने लेवल पर सारी जांच करवाता है। और सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलता है रेणुका को लास्ट टाइम किम्पम्मा के साथ देखा गया था। उसका पति किम्पम्मा की फोटो लेकर पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि इसी औरत ने मेरी पत्नी को मारा है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, पुलिस उस केस को सॉल्व ही नहीं कर पाती है और किम्पम्मा आजाद घूम रही होती है। बेंगलोर में ही नहीं, अब केसेस बाहर से भी आने लगे थे और पुलिस बॉडी का पोस्टमार्टम ही नहीं करवाती थी, वरना पता चलता कि मौत किस रीजन से हुई है। 31 दिसंबर 2008 को रेणुका का केस बाहर आता है जिसका पति दुबई में काम करता था। अब पुलिस के पास किम्पम्मा का स्केच भी था, तो एक आदमी बताता है कि अभी अभी मैंने इस औरत को बस स्टैंड पर देखा है। पुलिस एक्टिव होती है और बस स्टैंड पर पहुंचती है और वहां से किम्पम्मा को गिरफ्तार कर लेती है। किम्पम्मा के पास एक बैग और एक छोटी सी पोटली होती है जिसमें उसने अपने सारे पैसे और गहने रखे होते हैं। पुलिस उसके बैग की तलाशी लेती है और उसके बैग में लाखों की ज्वेलरीज मिलती हैं।
अब शक्ल से लगता नहीं था कि इसके पास इतनी ज्वेलरी होगी, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन किम्पम्मा यहाँ वहाँ की बातें बना रही होती है। लेकिन जब पुलिस किम्पम्मा को पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ उससे स्ट्रिक्टली पूछती है कि तुम्हारे पास ये सारी ज्वेलरीज कहाँ से आई, तो वो बताती है कि मैं औरतों को मारकर उनके सारी ज्वेलरीज लेकर भाग जाती हूँ। फिर किम्पम्मा ने अपने एक एक मर्डर के बारे में बताया कि कैसे वो औरतों को बेवकूफ बनाती थी पूजा के नाम पर और उनको साइनाइड पिलाकर उनकी जान ले लेती थी। पुलिस बहुत हैरान होती है क्योंकि किम्पम्मा ने इतने कत्ल कर दिए थे और बेंगलोर पुलिस को खबर तक नहीं होती है। इसके बाद जब पुराने केसेस को ओपन करा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला। फिर इन सारे मर्डर की कड़ियों को एक एक करके जोड़ा। फिर पता चला कि इन सारी औरतों का कनेक्शन मंदिर से था और वो सारी परेशान और लाचार थी। किम्पम्मा ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसने बताया कि मैंने ये सारे मर्डर सिर्फ पैसे के लिए करे हैं और किसी चीज के लिए नहीं। और पोटेशियम साइनाइड के बारे में किम्पम्मा को तब पता चला था जब वो ज्वेलरी की दुकान पर काम करती थी। ज्वेलरी बनाने में पोटेशियम साइनाइड यूज होता है, तो वहाँ से उसके बारे में उसको पता चला। अब पुलिस उन ज्वेलरी वालों के पास भी जाती है और वो वहाँ पर काफी कुछ बताते हैं पुलिस को। और इन सारे इंसिडेंट के बाद पुलिस ने किम्पम्मा को मलिका साइनाइड का नाम दे दिया था। 2010 में कोर्ट ने किम्पम्मा को मुनिम्मा के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी। कर्नाटक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद केस हाई कोर्ट में गया और उन्होंने बोला जो ये 6 मर्डर हैं उनके छोटे मोटे एविडेंस तो बहुत हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है, तो इसके बेसिस पे हम किम्पम्मा को फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं। फिर कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। उसके बाद किम्पम्मा को बेंगलोर के एक जेल में भेज दिया गया और वहीं पर वो अपनी सजा काट रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।